नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी इस तैयारी को और सुगम बनाने के लिए हमारी संस्थान ने बीपीएससी के पुराने वर्ष के प्रश्नों के विषयवार प्रश्नों का एक संकलन, एक श्रृंखला लेकर आई है। और इसमें हम कर क्या रहे हैं कि कल हमने बीपीएससी के 66वीं प्रीलिम्स एग्जाम के भारतीय इतिहास खंड से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया। आज हम उसी कड़ी में आगे बीपीएससी के 66वीं प्रीलिम्स एग्जाम के भारतीय इतिहास के प्रश्नों को और उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने साथ नोटबुक लेकर बैठे और जो नए फैक्ट आपको मिले आप उसे नोट करते रहे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। हम इसी के साथ पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है कालाशोक। बहुत आसान सा प्रश्न है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कुंडलवन में आयोजित करी थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष जी थे। अब हम पहली, दूसरी और तीसरी बौद्ध संगीतियों के बारे में देख लेते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित करी गई थी। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित करी गई थी बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद 483 बीसी में। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में आयोजित करी गई थी। ठीक इसके 100 वर्ष बाद 383 बीसी में। जो तीसरी बौद्ध संगीति थी 251 बीसी में अशोक के समय में आयोजित करी गई थी। इस तथ्य के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है लोथल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत आसान सा प्रश्न है। लगभग अधिकांश आप जो पेपर देते हैं तो अधिकांश पेपरों में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनमें ये प्रश्न अधिकांश बार शामिल रहता है। तो ये जो इस प्रश्न का उत्तर होगा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पे स्थित था और अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज करी थी। धौलावीरा से जलाशय मिलता है। कई बार इसको उन्नत जल प्रबंधन की साक्ष्य, उन्नत जल प्रबंध के संदर्भ में धौलावीरा को प्रदर्शित किया जाता है। मोहनजोदड़ो से शिव की प्रतिमा मिलती है, नटराज शिव की प्रतिमा मिलती है। नटराज शिव की प्रतिमा मिलती है। लोथल से डॉकयार्ड मिलता है या गोदीवाड़ा मिलता है? गोदीवाड़ा मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है योग दर्शन, ऑप्शन बी है न्याय दर्शन, ऑप्शन सी है सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी है वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैशेषिक दर्शन के रचयिता, वैशेषिक दर्शन का जो स्रोत माना जाता है, ये कणाद मुनि द्वारा इसकी रचना करी गई है। वैशेषिक दर्शन, इसी में परमाणु सिद्धांत पहली बार मिला। योग दर्शन पतंजलि का है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, न्याय दर्शन गौतम मुनि का है। भारतीय दर्शनों में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन है जो आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। बाकी के जो 3 दर्शन है बौद्ध, जैन और चार्वाक, ये 3 नास्तिक दर्शन की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी
ईसाई धर्म, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए त्रिरत्न, इस प्रश्न का उत्तर जैन धर्म होगा, लेकिन मैं त्रिरत्न के बारे में बता दूं, त्रिरत्न दो धर्मों में पाया जाता है। एक तो बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न पाया जाता है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न पाया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है उसमें जो त्रिरत्न के जो भाग बताए गए हैं उसमें बुद्ध, धम्म और संघ की बात करी गई है। लेकिन जो जैन धर्म में त्रिरत्न है उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की बात करी गई है। ये जो त्रिरत्न है इसकी व्याख्या यहाँ पे क्या कहा गया है, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर जैन धर्म होगा। ठीक है, जैन धर्म जिन शब्द से निकला हुआ है, जिन का शाब्दिक अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ऋषभदेव के बाद जो 23वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म में वो पार्श्वनाथ है और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो निश्चित तौर पे आप ये इस प्रश्न का उत्तर गलत देकर आएंगे। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? देखिए जब हम बुक्स, इसका आंसर होगा अकबर, इसलिए अकबर इसका आंसर होगा। देखिए चित्रकारी के लिए कारखाने दो मुगल बादशाहों ने बनवाए थे, कारखाने नहीं सॉरी चित्रशाला दो मुगल बादशाहों ने बनवाए थे। अकबर ने जो बनवाया था ये विभाग के रूप में, चित्रकारी के विभाग के रूप में तस्वीर खाने का निर्माण इसने करवाया था, तस्वीर खाने का निर्माण करवाया था, जिसमें कलाकारों को वेतन देकर रखा जाता था। लेकिन ये जो जहांगीर है, जिसका कि काल चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, इसने आगरा में और इलाहाबाद में व्यक्तिगत तौर पर खुद के लिए चित्रशाले का निर्माण करवाया था। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर बी होगा, अकबर होगा। अगले तथ्य की ओर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए जो रक्त और लौह की नीति है, रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। प्रश्न का उत्तर बलबन होगा। अब हम बलबन के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए बलबन ने जो रक्त और लौह की नीति सबसे पहले अपनाई थी, यह मंगोलों के हमलों से निपटने के लिए अपनाई गई थी। रक्त और लौह की नीति क्रूरता का दूसरा नाम है। क्रूरता इसलिए कि इसमें दुश्मनों के साथ तलवार और कठोरता और सख्ती से निपटा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में भी कई बार कहा जाता है कि उसकी भी कुछ नीतियां रक्त और लौह की नीति से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थी। बलबन को गियासुद्दीन कहा जाता है, उलुग खां भी इसको कहा जाता है। यह मामलूक वंश का या गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। इल्तुतमिश के, जिसने तुर्कान चालिसा या तुर्कान चहलगानी का निर्माण किया था, यह उसका सदस्य था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि तुर्कान चालिसा या तुर्कान चहलगानी को समाप्त भी बलबन ने ही किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है चालुक्य, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है सोलंकी, ऑप्शन डी है परमार, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन के लिए चोल प्रसिद्ध थे। हम चोलों के विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए जो ये चोलों के स्थानीय स्वशासन का जो स्रोत है ये उत्तर मेरूर शिलालेख से मिलता है। ये चोल के स्थानीय स्वशासन की जो मुख्य विशेषताएं हैं, ये 2 ग्राम समितियां होती थी। एक उर या सभा कहा जाता था,
जो गांव की सामान्य समिति होती थी, और जो दूसरा था वो महासभा कहा जाता था। वो गांव के वृद्धों की समिति होती थी, और महासभा के जो सदस्य थे वो अग्रहार कहलाते थे। गांव की जो भूमि थी अधिकांशतः ये करमुक्त भूमि होती थी, और ये स्वशासी गांव थे। इस तथ्य के साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह कि चोलों ने शक्तिशाली नौसेना का भी निर्माण किया था, जिसमें राजेंद्र चोल इसके समय में चोल शक्ति अपने उत्कर्ष पर पहुंचा, और इसी शक्तिशाली नौसेना के बल पर श्रीलंका और मालदीव पर कब्जा किया इन्होंने, और चीन में इन्होंने प्रतिनिधिमंडल भेजा था। चोलों का जो सबसे पहला शासक था, चोल का संस्थापक था, विजयालय था, और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण चोलों का पतन हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन बी है मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना। ऑप्शन सी है संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना। ऑप्शन डी है इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न कठिन भी हो जाता है। प्राचीनकारी एक फारसी शब्द है। इसका उत्तर जो है ए है, ऑप्शन ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। भारत में सबसे पहली बार पिट्राड्यूरा का जो प्रयोग किया गया था वो मुगल काल में किया गया था। पिट्राड्यूरा जो है, इसमें क्या होता है, कई अलग अलग रंगों के पत्थरों, विशेष रूप से कांच हो गया, अर्धकीमती पत्थर या कीमती पत्थर का भी उपयोग करते हैं, और पहली बार यह रोम में विकसित हुआ था, और 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में यह मुगल दरबार में पहुंचा था भारत में। और भारत के एतमादुद्दौला के मकबरे में इस पिट्राड्यूरा शैली का सबसे पहला प्रयोग मिलता है, और सबसे भव्य रूप से पिट्राड्यूरा ताजमहल में प्रदर्शित होता है। ये प्राचीनकारी जो है एक फारसी शब्द है, रोमन शब्द जो है पिट्राड्यूरा है, और ये प्राचीनकारी फारसी शब्द है। ठीक है, इस प्राचीनकारी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जड़ना होता है, जड़ना। और फ्लोरेंस में, जब ये यूरोप में था तो रोम में यह विकसित हुआ, फ्लोरेंस में यह अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। 17वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, 17वीं शताब्दी में के प्रारंभिक समय में यह मुगल दरबार में पहुंचा प्राचीनकारी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन ए है नाना साहब कानपुर। ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल लखनऊ। ऑप्शन सी है मौलवी अहमदुल्ला, यहाँ पे सॉरी भूल गए, ये होगा यहाँ पे फैजाबाद। ये वो स्थल है जिनसे वो संबंधित है, ये क्रांतिकारी। ऑप्शन डी बेगम जीनत महल दिल्ली। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत आसान प्रश्न है, इसका ऑप्शन ई सही होगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक, या हम ये कह सकते हैं सभी, ये सभी क्रांतिकारी 1857 की क्रांति से संबंधित है। अब हम कुछ और क्रांतिकारियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे बैरकपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, या बहादुर शाह जफर ने किया था। जनरल बख्त खान उनसे संबंधित थे। लखनऊ में बिरजिस कादिर की जो माँ थी बेगम हजरत महल थी, अहमदुल्लाह थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थे। बिहार में कुंवर सिंह जी थे, अमर सिंह जी थे। और मौलवी लियाकत अली बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्र में थे। ये जो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह हैं, इनके बारे में एक फैक्ट महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध, इस 1857 के क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था, और इनको ढूंढने के लिए अंग्रेजों ने कुछ धनराशि भी घोषित की थी कि इनका पता जो बताएगा, इनके बारे में जो बताएगा, उनको हम धनराशि से सम्मानित करेंगे। ग्वालियर और कानपुर से तात्या टोपे जी जुड़े रहे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? कितने दिन चली थी? ऑप्शन ए है 10 दिन। ऑप्शन बी है 20 दिन। ऑप्शन सी है 24 दिन। ऑप्शन डी है 30 दिन। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। इसका आंसर है सी
24 दिन यह चली थी दांडी मार्च। दांडी मार्च को हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं या दांडी सत्याग्रह भी कहते हैं। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था, गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 से साबरमती से यह शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पे यह पहुंचा। 241 मील की यात्रा रही साबरमती से दांडी तक। कुल 390 किलोमीटर, इसको कई बार प्रश्न में पूछ देता है कितने मील रहा या कितनों किलोमीटर रहा, तो कुल 241 मील की यह दांडी यात्रा रही। इसको किलोमीटर में 390 मील कह सकते हैं। 78 अनुयायियों के साथ यह यात्रा की गई थी। कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी, ठीक है। और यह संपूर्ण देश में फैला, ये दांडी यात्रा संपूर्ण देश में फैला। और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था कि समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। 5 मई को जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो भी ये दांडी यात्रा सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह या दांडी आंदोलन ये जारी रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन यह जारी रहा। अगले तथ्य की ओर, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1857 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1919 का अधिनियम और ऑप्शन डी है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बारे में 2-3 मुख्य बातें ये हैं कि इस समय एक भारतीय संघ बनाने का विचार दिया गया था जो कि असफल हो गया था, पहला बात। दूसरी बात, प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति करी गई थी और केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। 1909 को मार्लेमिंटो सुधार कहते हैं। इसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और 1919 में पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसियों के खिलाफ, ऑप्शन बी है स्पेन के खिलाफ, ऑप्शन सी है मैसूर के खिलाफ, ऑप्शन डी है कर्नाटक के खिलाफ या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 1760 का ये वांडीवास युद्ध अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा था। ये फ्रांसीसियों के खिलाफ जो 1760 का वांडीवास युद्ध हुआ, ये 22 जनवरी 1760 को हुआ और यह तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और इस युद्ध का परिणाम यह निकलता है कि इस युद्ध ने यह तय किया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल भारत में एक व्यापारिक कंपनी रहेगी। 1763 में इसी युद्ध के बाद, वांडीवास के युद्ध के बाद ही 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, पेरिस की संधि होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की? ऑप्शन ए शरत चंद्र चटर्जी जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन सी बरिंद्र नाथ घोष जी, ऑप्शन डी दीन बंधु मित्र जी या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नील दर्पण की रचना दीन बंधु मित्र जी ने करी है। ये बंगाली लेखक और नाटककार थे। और कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि ये नील दर्पण था क्या? तो नील दर्पण एक नाटक है, नील दर्पण एक नाटक है और पहली बार ये 1860 में प्रकाशित हुआ था। ये अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? ये इसका आंसर मैंने आपको पिछले प्रश्न में व्याख्या देते समय बताया था कि नेहरू जी ने कहा था कि हमें वो कार दी गई है जिसमें ब्रेक है, इंजन नहीं है। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पृथक
निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था, यह आरंभ भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार में भारतीयों को कुछ रियायत दी गई, और सबसे खास बात यह है, कभी कभी प्रश्न यह पूछ सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इन सुधारों की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अधिनियम के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा पहली बार भारत में चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया गया, और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। इसके जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला कि अप्रत्यक्ष चुनाव था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। दूसरा, सीमित मताधिकार था, सीमित मताधिकार था। और तीसरा जो है वो विधान परिषद की सीमित शक्तियां थी। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए कच्छ में, ऑप्शन बी सिंह भूमि में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन डी सतारा में, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस जो प्रश्न का उत्तर है, बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह ये सिंह भूमि में हुआ था। अब देखिए, कोल विद्रोह के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। कोल विद्रोह के बारे में हमारे कुछ, बुद्धो भगत के साथ साथ इसमें सिगराय भी थे, सिगराय के साथ साथ सुरगाय इसके एक नेतृत्व करता थे। इस विद्रोह में प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया था। 1831 ये कोल विद्रोह 1831 में ये प्रारंभ हुआ था। और सबसे खास बात यह है कि ये हुआ क्यों था? हुआ इसलिए था कि ये जो इनकी भूमि थी, गांव के मुखिया लोगों ने ये भूमि सिखों और मुस्लिम कृषकों को दे दी थी। ये जो दीकू के रूप में प्रसिद्ध थे, बाहरी थे, मुस्लिम और सिख कृषक थे या जमींदार थे, उनको ये भूमि दे दी गई थी। इसके विरोध में ये विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र में ये पड़ता है, ये सिंह भूमि, ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में पड़ता है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में पड़ता है। और इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ऑप्शन ए सामदास कॉलेज भावनगर, ऑप्शन बी धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, ऑप्शन सी गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, ऑप्शन डी बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कम लोग, मतलब शायद ही कोई इसका सही उत्तर जानता होगा। इसका सही उत्तर है, आयोग ने बताया है, सामदास कॉलेज भावनगर। इंटर की पढ़ाई करने के लिए सामदास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने अपना प्रवेश लिया था। इसके पहले इनकी शिक्षा राजकोट से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बंगाल विभाजन के बारे में हमने कल बहुत विस्तार से पढ़ा था, बहुत विस्तार मतलब अच्छे से पढ़ा था। ये इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। देखिए, बंगाल विभाजन उस समय जब होता है तो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक उपखंड बंगाल था। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो 20 जुलाई 1905 को हुई थी, और बंगाल विभाजन जो लागू हुआ वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। जो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ, प्रश्न यह पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये नामधारी संप्रदाय के जो सतगुरु राम सिंह कुका जी स्वदेशी आंदोलन के जनक थे। स्वदेशी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन कोलकाता से शुरू हुआ। इसका मुख्य कारण कर्जन की कुछ भारत विरोधी नीतियां थी, जिनमें से तत्कालिक रूप से भारत विभाजन था।
कहते हैं कि गांधी युग से पूर्व सबसे सफल आंदोलनों में से ये स्वदेशी आंदोलन था। लाल बाल और पाल की जो तिकड़ी है ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही बहुत जो है प्रसिद्ध हुई थी। और स्वदेशी आंदोलन में कई बार प्रश्न पूछता है क्या ये पूरे देश में फैला था, तो नहीं, स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में इसका विस्तार नहीं था, बंगाल में तीव्र रूप से था, बाकी देश के छिटपुट हिस्सों में ये था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे में क्रांतिकारियों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भूला भाई देसाई, सी के एम मुंशी, डी सरदार पटेल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, आईएनए के जो क्रांतिकारियों के जो पक्ष में जो वकील पेश हुए थे उनमें 3 ही वकील थे बेसिकली। कैलाश नाथ काटजू थे, सॉरी भूला भाई देसाई थे और जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और थोड़ी चीजें और हम देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जब लाल किला, इसको रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहते हैं, लाल किला में ये भारतीय सैनिकों के विरुद्ध ट्रायल चला था। कुल 10 ट्रायल किए गए थे और पहले ट्रायल में प्रेम सहगल थे, मेजर शाहनवाज थे और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो थे। पहले तो इनको थोड़ी सजा दे दी गई थी, लेकिन बाद में जनता के दबाव में इनको छोड़ दिया गया था। ऑचिन लेक ने छोड़ दिया था, कमांडर इन चीफ उस समय हम देश का ऑचिन लेक था, उसने रिहा कर दिया था। सबसे खास बात यह है आईएनए के संदर्भ में कि एक गीत है कदम कदम बढ़ाया जा, उस गीत को सुभाष चंद्र बोस क्विक मार्च सॉन्ग के रूप में, भारतीय आजाद हिंद फौज के क्विक मार्च सॉन्ग के रूप में उसको यूज करते थे। वह गीत आज भारतीय सेना का क्विक मार्च सॉन्ग है। यह नया फैक्ट था, यह नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत का तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी स्टुटगार्ट, ऑप्शन डी जिनेवा, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मैडम कामा ने भारत का तिरंगा ध्वज, ऑप्शन सी स्टुटगार्ट, ये जर्मनी का एक शहर है, जर्मनी का एक शहर है, यहाँ पे इन्होंने दूसरे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के दौरान इन्होंने फहराया था। भीखाजी कामा पहली वो महिला थी, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज लहराया था। भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं और ये भारत का पहला झंडा भी था जिसमें केसरिया रंग, लाल रंग और हरा रंग मौजूद था। ठीक है, वंदे मातरम और मदन तलवार नामक इसमें इन्होंने पत्रिका निकाली। और ये मैडम कामा के बारे में खास फैक्ट ये है कि 1909 में पेरिस में इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत करी थी। पेरिस में शुरुआत करी थी मैडम कामा ने 1909 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, ऑप्शन बी सी आर दास देशबंधु, ऑप्शन सी विलियम वेडनवर्ड 1907 में कांग्रेस सभापति, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसका जो सही जोड़ा है वो है सी आर दास को देशबंधु चित्तरंजन दास भी कहते हैं। विनोबा भावे द्वितीय नहीं प्रथम सत्याग्रही थे, फर्स्ट सत्याग्रही थे विनोबा भावे। सेकेंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे। थर्ड सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी थे। विलियम वेडनबर्न कांग्रेस के वो यूरोपीय
सभापति हैं जो 2 बार ये कांग्रेस के यूरोपीय सभापति बने, विलियम बेडनबर्न। लेकिन 1907 में कांग्रेस के सभापति रास बिहारी बोस बनते हैं। यही रास बिहारी बोस हैं जिनके रास बिहारी बोस हैं। और ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, इसमें नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में नहीं अपितु लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ऑप्शन है ए है 26/1/1930, ऑप्शन बी है 15/8/1947, ऑप्शन सी है 30/1/1948 और ऑप्शन डी है 31/12/1950। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। इसकी घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए रावी नदी के तट पे करी थी कि अगले 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इस 26 जनवरी 1930 को, जो कि हम 15 अगस्त 1947 से पूर्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, इसकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1930 से गणतंत्र दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। और गणतंत्र दिवस मनाए जाने का मुख्य कारण क्या है कि भारत संवैधानिक रूप से भारत एक गणतंत्र देश है। ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ और गणतंत्र दिवस के रूप में हमने इस तिथि को स्वीकार किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू करी गई थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। जो द्विशासन प्रणाली है, द्विशासन प्रणाली को हम द्वैध सिस्टम भी कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1764 में जब बक्सर का युद्ध जीतता है तो इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता है 1765 में। तो यह 1765 में बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। तो इसी ने अपने समय में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करी। ठीक, बंगाल में द्वैध शासक का जनक भी रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। लेकिन द्वैध शासन सिद्धांत सबसे पहले लियोनेस कार्टिस ने अपने पुस्तक डायर्की में दिया था और इस द्विशासन प्रणाली का अंत जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनता है 1772 में, तो वो कर देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये द्विशासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली आगे 1919 में और 1935 के अधिनियम में भी दिखाई देती है। भारतीय संविधान लागू होने के बाद ये स्वतः ही द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो जाती है भारत में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे के जबान पर स्वामी विवेकानंद जी का नाम रहता है। इसी भाषण में, इसी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने कहा था, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों, और इसी शब्द पे, इसी सेंटेंस पे पूरा का पूरा हाल जो है तालियों से गड़गड़ा उठा था। 2-3 खास बातें कि स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद का नाम राजपूताना के खेतड़ी नरेश ने दिया था और इन्हीं खेतड़ी नरेश ने स्वामी विवेकानंद जी के अमेरिका यात्रा का वहन खर्च किया था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इसी उपलक्ष्य में 12 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु 1902 में हो गई थी
और इन्होंने कलकत्ता में 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी और 9 दिसंबर 1998 को कलकत्ता में ही वेलूर में रामकृष्ण मठ या वेलूर मठ की स्थापना करी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी CR दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के अंतर्गत एक संस्था के रूप में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 में किया, जिसके संस्थापक अध्यक्ष CR दास थे और संस्थापक सचिव मोतीलाल नेहरू थे। इस पार्टी बनाने का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो उस तत्कालीन ब्रिटिश भारत की सरकार थी, उस सरकार में शामिल होकर सरकार के नीतियों का विरोध करना। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूर्यसेन, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सरफरोशी की तमन्ना गीत के रचयिता बिस्मिल अजीमाबादी जी थे। कौन थे? नोट कर लीजिए इसको, बिस्मिल अजीमाबादी। ये बिहार के क्रांतिकारी थे। इन्होंने इस गीत की रचना करी। हालांकि इस गीत को प्रसिद्धि राम प्रसाद बिस्मिल ने दिलाई। इस गीत को प्रसिद्धि राम प्रसाद बिस्मिल ने दिलाई। तो आज बीपीएससी, अभी यहाँ पे बीपीएससी 66वीं प्रीलिम्स परीक्षा का ये इतिहास खंड समाप्त होता है। हम कल 65वीं बीपीएससी 65वीं प्रीलिम्स परीक्षा का इतिहास खंड लेकर आपके सामने आएंगे। आपको यह सीरीज कैसी लग रही है आप यह जरूर बताइएगा, और आपके अध्ययन में यह किस तरीके से सहायता कर रही है आप यह अपने कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित करें। हम आपके कमेंट को पर जरूर रिस्पॉन्स करेंगे।